Hello everyone, this is Richa Singh here, welcoming you all to the video. So this is going to be the first video on economics chapter number 1, the story of village Palampur. But before starting the story, you should understand about the subject, what it is all about, means what is economics. So basically a social science that studies and influences human behavior is economics. Economics is the study of what constitutes national human behavior in the endeavor to fulfill needs and wants. सो बेसिकली ये सोशल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें उनकी नीड्स और वांट्स को कंपेयर किया जाता है एंड उनके अलग अलग नीड्स और वांट्स पर अलग अलग जो बिहेवियर वो शो करते हैं, इसके बारे में इकोनॉमिक्स में चीज़ें बताई जाती हैं. The social science that studies the choices that we make as we cope with scarcity and the incentives that influence and reconcile our choices. So as we all know that we are surrounded by resources and these resources are limited in nature and we have so much of our demands that has to be fulfilled by the use of these resources. So it results in the problem of scarcity. हम जिस समाज में जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, यहाँ पर बहुत से रिसोर्सेज हैं और हमारे जो भी नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वांट्स हैं, वो इन्हीं रिसोर्सेज से ही फुलफ़िल होनी है. बट हमारे वांट्स और डिज़ायर्स अनलिमिटेड हैं एंड ऑन द अदर हैंड जो रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करके इन वांट्स और डिज़ायर्स को, इन ज़रूरतों को पूरा करना है, वो बहुत लिमिटेड हैं. तो इस अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज के वजह से प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी होती है, यानी अभाव की समस्या का जन्म होता है. और इसी के बारे में इकोनॉमिक्स है. ये जो सब्जेक्ट है वो इसी के बीच एक बैलेंस करने का नाम है. मीन्स द a kind of balance. It is the subject which help us to maintain a balance between the available resources and its alternative uses and to choose the best alternative to fulfill our demands. ये हमें बताता है कि हम कैसे इस प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी से निकल सकते हैं, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम वांट्स को पूरा किया जा सकता है एंड अलॉन्ग विद द सेम ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा, हर रिसोर्सेज के प्रति ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा, ये बताने का काम इकोनॉमिक्स करता है. बेसिकली इकोनॉमिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अर्थव्यवस्था, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया. इकोनॉमी का मतलब है अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स का मतलब है अर्थशास्त्र. तो इस सब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, माइक्रो एंड मैक्रो. सो माइक्रो एज द नेम सजेस्ट इज़ अ टाइनी कॉन्सेप्ट एंड ऑन द अदर हैंड मैक्रो इज़ ह्यूज इन इटसेल्फ. जब आप इकोनॉमी में किसी सिंगल इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेंगे, किसी सिंगल व्यक्ति के आय यानी उसकी जो इनकम है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, उसकी नीड्स, उसके डिज़ायर्स, उसके प्रॉफिट, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, दैट वुड बी microeconomics. And on the other hand, when you study about the whole economy, when you study about all the individual as a whole, जब आप पूरे व्यक्ति की, पूरी आबादी की आय के बारे में बात करेंगे, उनके व्यय यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे, उनके नीड्स और डिज़ायर्स के बारे में बात करेंगे, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है. एंड दिस इज़ वॉट इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट. इट स्टडीज़ द चॉइसेस. ये हमारे चॉइसेस के बारे में है. ये सब्जेक्ट जो है ये हमारे चॉइसेस को बताता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज से क्या क्या नीड्स और डिज़ायर्स को फुलफ़िल किया जा सकता है एंड आउट ऑफ दोज नीड्स एंड डिज़ायर्स हम किस नीड या डिज़ायर को पहले फुलफ़िल कर रहे हैं. सो दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. And through this chapter we will get to know about various important terms related with the subject, like how the economy is divided, what are the different factors of production. Factor of production means आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से आप अपने इस्तेमाल की चीज़ें बनाएंगे और उनको बनाने के लिए जो भी घटक, जो भी साधन आपकी मदद करेगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इकोनॉमिक्स में एक अर्थव्यवस्था को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा वो आप पढ़ेंगे. किस किस तरह की पूंजियाँ होती हैं जिसको हम लगाते हैं
और जिससे हमें रिटर्न में इनकम प्राप्त होती है। ऐसे बहुत से टर्म इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। सो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट अ स्मॉल स्टोरी ऑफ अ स्मॉल विलेज Palampur, and through this story we will get to know about all the important terms related with this subject. And this is, we can say that this is a kind of a base chapter that will help you to understand the basic concept of economics, and this will help you for the further studies of this subject. Even if you are opting for economics in your higher classes, that will help you to understand some basic terms like fixed capital, working capital, then organized sector, unorganized sector, long term loan, short term loan, and various other terms. These terms are associated with the economics, and that is what you are going to have in this chapter. Through a village, all the terms has been interlinked and interconnected through various things by the example of this story. And by understanding this story, you will also be able to understand the important terms that will help you to create a kind of grip or command on the subject economics. So let's get started with the chapter. We start with the story of village Palampur, but before that let's have an overview. So it has written that I have already told you in the starting that the purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. इस स्टोरी के द्वारा हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उत्पादन करना। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन आप रिसोर्सेज की मदद से करते हो। मीन्स नो डाउट वी आर सराउंडेड बाय सो मैनी रिसोर्सेज, बट दे आर स्टिल अनयूज्ड। ये रिसोर्सेज उस फॉर्म में नहीं हैं जिस फॉर्म में हमें चाहिए, जिस फॉर्म में हमें इनका यूज़ करना है। इनके फॉर्म को कन्वर्ट करना और इसको हमारे यूज़ करने लायक बनाना, इनको यूजेबल बनाना ही प्रोडक्शन के अंदर आता है। तो हम इन रिसोर्सेज को वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू प्रोडक्शन करके अपने इस्तेमाल लायक बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोडक्शन कैसे होगा। इसमें हमने एक हाइपोथेटिकल विलेज का एग्जाम्पल लिया है जिसका नाम है पालमपुर। हाइपोथेटिकल विलेज मीन्स एंड इमेजिनरी विलेज, एक काल्पनिक गांव है। इट इज़ रिटन फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। हर एक जगह की, हर एक देश की, हर एक राज्य की अपनी कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, उनकी इकोनॉमी चलती है। तो वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, या फिर सर्विस सेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन एक्टिविटी है इस गांव के लोगों की वो है फार्मिंग, यानी फार्मिंग करके कृषि के द्वारा वो अपना मेन खर्च निकालते हैं या जीवन यापन करते हैं। whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried out on a limited scale. तो जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी है। अलॉन्ग विद दिस एक्टिविटी कुछ छोटे बड़े और भी एक्टिविटीज़ इस गांव में होते हैं, लोग करते हैं, जैसे कि छोटे स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग का काम, किसी भी चीज़ों का उत्पादन करने का काम, उनको बनाने का काम, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। बट ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर ऑन अ लिमिटेड स्केल, बहुत ही सीमित सीमा तक इनको प्रोवाइड किया जाता है, और मेन जो कार्य है यहाँ के लोगों का वो फार्मिंग यानी कृषि है। These production activities need various types of resources. I told you earlier कि whatever the resources are available in the nature, they are not in the real shape and size and form in which we can use them. जो भी संसाधन हैं वो अपने उस रंग रूप और आकार में नहीं हैं जिसमें हमको चाहिए और जैसे हम इनका यूज़ कर सकें। तो इन रिसोर्सेज को बहुत से प्रोसेसेस के द्वारा ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। इनके रंग रूप आकार को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढालने की और बदलने की ज़रूरत पड़ती है। जिसको हम प्रोडक्शन के माध्यम से करते हैं। नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स एंड ह्यूमन एफर्ट एंड मनी एक्सेट्रा। और ये प्रोडक्शन का जो काम होता है ये बहुत से रिसोर्सेज की मदद से होता है। वो रिसोर्सेज नेचुरल भी हो सकती हैं, मैन मेड भी हो सकती हैं, हमारी जो मेहनत है, हमारे जो एफर्ट हैं वो भी इसमें लगाए जाते हैं। एंड अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स मनी विच इज़ द मेन थिंग,
उसको भी लगाया जाता है, बिकॉज मनी के बिना नथिंग कैन बी पॉसिबल। एंड सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट मनी। इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट ही मनी पर बेस्ड है। As we read through the story of village Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. इस चैप्टर को, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम ये समझेंगे कि किस तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज को एक साथ मिलाकर, कंबाइन करके, उनका सही कॉम्बिनेशन बनाकर ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत के सामान और सुविधाएं इस गांव में बनाई जाती हैं। ये एग्ज़ाम्पल एक छोटा एग्ज़ाम्पल है, बट दैट विल हेल्प यू टू फ्रेम अ काइंड ऑफ पिक्चर फॉर द होल इकोनॉमी। जैसे एक छोटे गांव का हम एग्ज़ाम्पल लेकर समझेंगे, इसी तरह से हम पूरी अर्थव्यवस्था को भी इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरह से पालमपुर विलेज के लोग अपने एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइवलीहुड अर्न करते हैं, ये एक स्मॉल स्केल पर है। इसी तरीके से लार्ज स्केल पर भी इकोनॉमिक्स में एक्टिविटीज़ चलती हैं। लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पालमपुर जो गांव है वो अपने आसपास के जो भी टाउन्स हैं यानी कस्बे और गांव हैं उन सब से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, यानी रोड्स अच्छी होंगी जिनके माध्यम से वो इन विलेजेस और टाउन से जुड़ा हुआ है। रायगंज, अ बिग विलेज, इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो कि एक काफ़ी बड़ा गांव है वो पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। An all-weather roads connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. एक ऑल वेदर रोड का मतलब एक पक्की रोड हम कह सकते हैं, मेटल रोड कह सकते हैं, जो हर वेदर में सेम रहती है, वो ख़राब नहीं होती। वो पालमपुर को रायगंज से जोड़ती है और आगे के कुछ और टाउन्स में से एक है शाहपुर, उनसे भी जोड़ती है। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogies, which is wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery, that is good, and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. So हमने बात की कि जो सड़कें हैं वो ऑल वेदर्ड हैं, यानी मेटल्ड यानी पक्की सड़कें हैं, और इन पे अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट्स हमें दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले तो बुलॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी है, तांगा है, उसके बाद वुडन कार्ट्स हैं जिसको बफेलोज़ खींचती हैं। इन वुडन कार्ट्स पर जैगरी भरा हुआ है यानी गुड़ भरा हुआ रहता है और गांव वाले एक जगह से दूसरे जगह फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग इसको लेकर आते जाते दिखाई देते हैं। एंड और भी कमोडिटीज़ हैं जिनका लेन देन होता है, जिसको मोटरसाइकिल्स पर, जीप पर या फिर ट्रैक्टर और ट्रक्स पर लोड करके ले आया और ले जाया जाता है। And if we talk about the population of this village, it has about 450 families belonging to several different castes. यहाँ की जो आबादी है लगभग 450 परिवार यहाँ पर रहते हैं जो अलग अलग कास्ट यानी कि जाति के हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village. So out of this 450 families, इसमें से 80 परिवार अपर कास्ट के हैं जिनके पास इस गांव के मैक्सिमम लैंड हैं। Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. और इन 80 परिवार के जो अपर कास्ट के लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के घर बड़े हैं और ईंटें और सीमेंट के बने हुए हैं यानी पक्के मकान हैं। The SCs means the Dalit people comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. तो ये तो हो गई अपर कास्ट की बात। अब इसमें जो एससी है यानी शेड्यूल कास्ट यानी कि जो दलित या हरिजन्स रहते हैं, उनका कुल आबादी का 1/3 हिस्सा ये उन्हीं का है। मतलब कि टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पॉपुलेशन यहाँ पर एससी का है और ये गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं। गांव का जो आउटस्कर्ट एरिया, बाहरी इलाका होता है कॉर्नर का, वहाँ पर ये रहते हैं। इनके घर छोटे हैं और ज़्यादातर मकान कच्चे हैं यानी मिट्टी और घास के बने हुए हैं। किसी के मकान पक्के सीमेंट और कंक्रीट के नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। ज़्यादातर मकानों में बिजली का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो यहाँ पर मैक्सिमम घरों में बिजली की कनेक्शन, बिजली की उपलब्धता है और इसी के यूज़ के
थ्रू वो अपने ट्यूबवेल्स को चलाते हैं और फील्ड में, खेतों में इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं। और यही बिजली का इस्तेमाल करके वो अपने छोटे बड़े बिजनेस भी करते हैं, लाइक जिसका भी छोटा कारखाना है, फैक्ट्री है, वो इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके अपने काम को अंजाम देता है। सो बाय दिस स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं कि बिजली की उपलब्धता इस गांव में है। हो सकता है हर घरों में ना हो, बट मैक्सिमम लोग बिजली से अवगत हैं, वो जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल एज वेल। इनके पास इस गांव में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है। एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है, यानी एक स्वास्थ्य केंद्र है जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, यानी प्राइवेट दवाखाना भी है, जहां पर बीमार व्यक्तियों का ट्रीटमेंट यानी इलाज किया जाता है। So children, you should know that availability of electricity, healthcare centers and schools, these are some of the indicators of development. ये कुछ डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। अगर किसी जगह पर ये सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, तो हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर विलेज और नेशन और टाउन इज़ डेवलप्ड और इज़ ऑन द वे टूवर्ड्स डेवलपमेंट। या तो वो विकसित है या विकास के राह पर है, क्योंकि इन सुविधाओं का अवेलेबल होना विकास को दिखाता है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport and electricity, irrigation, schools and health centers. Compare these facilities with those in your nearby village. So, as I have told you कि ये जो facilities available हैं इस गांव में, अच्छी सड़क है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, बिजली है, सिंचाई की अच्छी सुविधा है, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर हैं। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ के एडवांसमेंट को दिखाता है, यहाँ के विकास को दिखाता है। अब आप कंपेयर करिए अपने गांव से या अपने आस पड़ोस के किसी गांव से कि क्या वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर हैं तो आप उसे भी कह सकते हैं दैट पर्टिकुलर विलेज इज़ वेल डेवलप्ड। इसकी सड़कें शहरों तक जाती हैं, सड़कें ऑल सीज़न हैं, ऑल वेदर्ड रोड्स हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल है, अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स विच आर मैंशनड अबव, अगर ये फैसिलिटीज़ हैं तो वो डेवलप कहा जाएगा। तो इसको आप कंपेयर करके देखिए एंड यू विल गेट टू नो दैट हाउ यू कैन कैटेगराइज और डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ काइंड ऑफ डेवलप्ड एरिया एंड अंडर डेवलप्ड एरिया और अ बैकवर्ड एरिया। एक पिछड़ा इलाका और एक विकसित इलाका, आप कैसे उसमें अंतर करेंगे, ये कुछ फैक्टर्स हैं, इनको आप ध्यान में रखकर आराम से, आसानी से कंपैरिजन और डिफरेंस देख सकते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ये जो एक काल्पनिक गांव है, इसकी स्टोरी पढ़कर हम प्रोडक्शन की अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, समझेंगे कि जो उत्पादन होते हैं उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अगर हम भारत के मेन एक्टिविटीज़ की बात करें, भारत के गांव का जो मुख्य काम है, मुख्य एक्टिविटीज़ हैं, तो वो फार्मिंग रही है हमेशा से, बिकॉज इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एन एग्रीकल्चर बेस्ड नेशन। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, तो यहाँ के जो मैक्सिमम गांव हैं वो आज भी फार्मिंग पर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर ही डिपेंड करते हैं। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिफर्ड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब आपसे कहा गया कि हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इस गांव में और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। तो मेन एक्टिविटीज़ तो हमने जान ली कि फार्मिंग है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है। सो ऑन दिस बेसिस हम कह सकते हैं कि अलॉन्ग विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ देयर आर सम अदर एक्टिविटीज़ which is not the agricultural activities but they are also very important. So farming is the main production activity but other activities referred to as non farm activities. हर वो एक्टिविटी जो कृषि से या खेती से जुड़ी हुई नहीं है उनको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं, which include small manufacturing, transport, shopkeeping etc. जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी सामान का उत्पादन हो सकता है, ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, यातायात की सुविधाएं देने और लेने की, और दुकान वगैरह चलाना, छोटा स्टॉल लगाकर चलाना, ये एक्टिविटीज़ नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ होती हैं। सो ऑन दिस बेसिस हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटीज़, किसी भी इकोनॉमी में जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड हो सकती हैं।
पहला फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो कृषि से संबंधित होंगी, दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो कृषि को छोड़कर बाकी जो भी काम होंगे वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आएंगे। एंड वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। हम इन दोनों प्रकार की एक्टिविटीज़ को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग अबाउट प्रोडक्शन के बारे में कुछ आम बट इम्पॉर्टेंट बातों को पढ़ने और समझने के बाद हम इन एक्टिविटीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. So if somebody asks you about production, what is production? प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन क्या है? तो उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। हर वो गुड्स और सर्विसेज जो हमें चाहिए उसको प्रोड्यूस करने, उसको बनाने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज प्रोडक्शन। There are 4 requirements for production of goods and services. That is very important. किसी भी कमोडिटी या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं। इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। These factors are equally important. They are in the combination of 4 are equally important for the purpose of manufacturing, for the purpose of producing either goods or services. या तो आप सामान बना रहे हैं या सुविधाएं बना रहे हैं, दोनों में ही इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन नेसेसरी है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन यानी उत्पादन के लिए हमें सबसे अहम चीज़ जो चाहिए होती है वो लैंड है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो आपके पास लैंड होना ज़रूरी है, दैट विल एक्ट एज द बेस फॉर योर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। एंड अलॉन्ग विथ लैंड वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी, फॉरेस्ट और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी भी नेसेसरी है। सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेबर। लेबर मीन्स द मैन पावर दैट विल वर्क, दैट विल परफॉर्म द टास्क ऑफ प्रोडक्शन। ये वो मैन पावर होगी जो प्रोडक्शन के काम को अंजाम देंगे। मीन्स द पीपल हु विल डू द वर्क। ये वो लोग हैं, लेबर यानी मैन पावर का मतलब वो लोग जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही ट्रेंड, क्वालिफाइड और पढ़े लिखे वर्कर्स की ज़रूरत होती है उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एंड देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच ओनली रिक्वायर द मैनुअल वर्क। कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मैनुअल वर्क यानी कि सिर्फ लेबर वर्क की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है। वहाँ पर एडवांस स्किल, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। सो इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लेबर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्किल्ड लेबर हु आर हाईली ट्रेंड, क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड, एंड unskilled labor who are not trained, qualified and educated. But these 2 kinds of labors are equally important for production of anything. आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पर आपको लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो स्किल्ड लेबर्स भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, और इन दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ फिजिकल कैपिटल। मीन्स द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल्स वो पूंजी होती हैं। ये पूंजी मशीन के फॉर्म में हो सकती हैं, पैसे के ही फॉर्म में हो सकते हैं, अदर रिसोर्सेज के फॉर्म में हो सकते हैं। ये वो कैपिटल है, वो पूंजी है जिसकी हर एक स्टेज पर ज़रूरत होती है। जब आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान अलग अलग स्टेज पर जिन भी पूंजियों की ज़रूरत होती है उनको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। वो पूंजी कैश के फॉर्म में हो सकती है, किसी मशीन के फॉर्म में हो सकती है, लार्ज सम ऑफ मनी हो सकता है, स्मॉल सम ऑफ मनी हो सकता है, कोई भी टूल्स या इक्विपमेंट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैपिटल में आती हैं, फिजिकल कैपिटल्स इनको कहा जाता है। दीज कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के हर एक स्टेजेस पर इनकी ज़रूरत होती है। इनको डिवाइड किया गया लाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स।
टूल्स और इक्विपमेंट्स जो औजार होते हैं, मशीन्स जिन पर काम किया जाता है, और बिल्डिंग्स जिनके अंदर इनको इंस्टॉल किया जाता है। ये कैपिटल्स भी फिजिकल कैपिटल का ही पार्ट हैं। Tools and machines range from very simple tools such as farmer's block to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. तो अगर हम टूल्स और मशीन्स की बात करें तो टूल्स और मशीन्स में एक सिंपल सा प्लॉगिंग मशीन भी हो सकती है, यानी फार्मर का जो प्लॉग होता है, हल होता है, उस सिंपल से टूल से लेकर एक सोफिस्टिकेटेड और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स जैसे कि जनरेटर, टरबाइन और कंप्यूटर्स तक टूल्स और मशीन्स के ही कैटेगरी में आते हैं। Tools, machines and buildings can be used in production over many years and are called fixed capitals. तो हमने पढ़ा कि जो तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फिज़िकल कैपिटल है। फिज़िकल कैपिटल में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स ये भी पूंजी का ही हिस्सा हैं, फिज़िकल कैपिटल का ही हिस्सा हैं। इनकी जो ज़रूरत है प्रोडक्शन में हर एक स्टेजेस पर पड़ सकती है। ये वो कैपिटल हैं जो साल दर साल कंपनी में यूज़ किए जा सकते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मींस दे कैन बी डिस्ट्रॉयड इन जस्ट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये लंबे वक्त तक इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ख़राब नहीं होते और लॉन्ग टर्म तक हमें सर्विस देते हैं। इन्हें फिक्स कैपिटल कहा जाता है, यानी कि आपकी जो पूंजी है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो सकती है, चल और अचल। वो पूंजी जो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट दे, विच प्रोवाइड यू द बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज द फिक्स्ड कैपिटल। हर वो पूंजी, जैसे कि आपके क्लास में आपका बोर्ड है जिस पर आप पढ़ाई करते हैं, वो एक फिक्स कैपिटल है, क्योंकि वो बोर्ड कई साल तक आपके क्लासरूम में बना रहेगा एंड आपके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो लगातार उस पर पढ़ती चली जाएगी। आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग है, जो टेबल है, जो चेयर है, जो बेंच और डेस्क है जिस पर आप बैठ रहे हैं, ये सब फिक्स कैपिटल हैं, बिकॉज दीज कैपिटल्स आर गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको लंबे वक्त तक बेनिफिट देंगे, इसलिए ये फिक्स कैपिटल हैं, ये अचल पूंजी हैं। अब आपकी नोटबुक, आपकी बुक, आपकी पेन, दे विल गिव यू बेनिफिट फॉर जस्ट अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आप ग्रेड 8 को पास करने के बाद या 9 को पास करने के बाद, 10 को पास करने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, पुरानी किताबें आपके यूज़ की नहीं रहेंगी। एक पेन की इंक जैसे ही ख़त्म हो जाएगी वो आपके यूज़ की नहीं रहेगी। सो दैट इज़ नॉट अ फिक्स कैपिटल, जो आपको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तक ही बेनिफिट दे, कम समय तक ही फ़ायदा दे, वो फिक्स कैपिटल नहीं होती। फिक्स कैपिटल वो होते हैं जिनका बेनिफिट आप लंबे वक्त तक ले सको, एंजॉय कर सको, वो फिक्स कैपिटल हैं। नेक्स्ट इज़ रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। कच्चा माल, किसी भी सामान को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक इफ़ यू आर बेकिंग बिस्किट और केक और ब्रेड, आप ब्रेड, बिस्किट या केक बेक कर रहे हैं, तो उसको बेक करने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, लाइक शुगर, व्हीट फ्लोर और कॉर्न फ्लोर और सम फ्लेवर्ड आइटम्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो क्या हैं? वो रॉ मटेरियल हैं, उनको आप कच्चा माल कहेंगे। उन इंग्रेडिएंट्स को इकोनॉमिक टर्म में रॉ मटेरियल कहा जाता है। जब वो रॉ मटेरियल मशीन में जाते हैं, प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस करने के बाद जब फाइनल उसमें से सामान, गुड्स बनकर तैयार होता है, तो उस गुड्स को फिनिश गुड्स कहा जाता है। एंड रॉ मटेरियल इज़ समथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गुड्स। जिनको इस्तेमाल करके गुड्स बनाया जाता है वो रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पर बात की गई रॉ मटेरियल्स की और मनी इन हैंड की। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज बाय द वीवर एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर। प्रोडक्शन करते वक्त आपको अलग अलग प्रकार के कच्चे माल की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर एक वीवर है, एक बुनकर है, तो उसको समय समय पर यार्न यानी धागों की ज़रूरत पड़ेगी फॉर प्रोडक्शन। एक पॉटर है जो मिट्टी के बर्तन बनाने के काम करता है, ही विल नीड क्ले फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसको समय समय पर क्ले की ज़रूरत पड़ेगी फॉर डूइंग हिज पॉटरी टास्क। Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. So along with these raw material, इन कच्चे माल के साथ साथ समय समय पर आपको थोड़े बहुत पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, जगह जगहों पर खर्चा करने के लिए, कुछ छोटे बड़े सामानों को लाने के लिए, लेने के लिए। सो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर वर्किंग कैपिटल। ये जो दो आइटम्स हुए,
आपका कच्चा माल, और मनी इन हैंड और कैश इन हैंड. These are working capital. These can be utilized for the payment of electricity bills, water bill, freight charges, कैरिड आउटवर्ड एंड इनवर्ड, यानी कि जो भी सामान ले आने ले जाने में खर्चा होता है, सामान को ढोने का. बिजली के बिल हो गए, कच्चे माल पे थोड़े बहुत जो किए गए खर्चे होते हैं, और पानी वगैरह के बिल हो गए, लेबर को जो डेली बेसिस पर पेमेंट दिया जाता है. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल और कैश इन हैंड और मनी इन हैंड. सो दीज वर 3 factors of production which we have discussed. Now the fourth one is, you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. So आपने 3 कैपिटल्स को पढ़ लिया, 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ लिया, लेकिन इन 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ रखने, इनको एक साथ लगाकर यूटिलाइज़ करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है, एंटरप्राइज की ज़रूरत होती है. तब जाकर आप किसी भी कमोडिटी का या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर पाएंगे, और फिर उसको या तो आप खुद यूज़ कर सकेंगे या फिर आपने उसको प्रोड्यूस किया होगा मार्केट में सेल करने के लिए. वॉट एवर द रीज़न इट इज़, बट प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन तभी संभव है जब आप चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सही कॉम्बिनेशन बनाएंगे. सो द 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ एंटरप्राइज. Land, labor, capital and enterprises are the 4 factors of production. These days is called as human capital. इसी enterprise को आज के दिनों में human capital भी कहा जाता है. We shall learn more about human capital in the next chapter as well. आप मानव पूंजी के बारे में next chapter में भी पढ़ेंगे. तो enterprise क्या होता है? Enterprise means that organization or the institution जिसमें employees काम करते हैं और वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके एक साथ यूटिलाइज करने में एंड किसी भी कमोडिटी या सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में. सो दे कैन इवन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो इसलिए वो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ही कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज विदाउट देयर हेल्प production activities are not possible. So that's why they are considered to be as the factors of production. पहले enterprise शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, अब इनको human capital के नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है. In the picture you can see, identify the land, labor, capital, fixed capital used in production. आप फिगर 1.2 देखिए, इसमें एक फैक्ट्री वर्कर है जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स. इनके आगे पीछे कई लेबर्स हैं. ये एक फैक्ट्री है और इसमें बहुत से लेबर्स काम कर रहे हैं. आपको मशीन्स भी दिखाई दे रही हैं, बहुत से छोटे बड़े टूल्स और इक्विपमेंट्स भी दिख रहे होंगे. अब आप इसमें आइडेंटिफाई करिए कि लैंड कहाँ है, लेबर कौन है और फिक्स कैपिटल क्या है. फिक्स कैपिटल आप जानते हैं, हर वो मशीन, टूल्स या इक्विपमेंट जो आपको 1 साल से ज़्यादा का फ़ायदा दे, दैट विल लास्ट लॉन्ग फॉर मोर देन 1 ईयर, वुड बी फिक्स कैपिटल. And working capital that has a lifespan of just 1 day to 1 year. So I hope that you all would be able to identify and differentiate between the capitals, and you can clearly see the pictures and identify that where is land, who can be considered as the labor, and what are the fixed capital in this picture. Every production is organized by combining land, labor, फिज़िकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार के उत्पादन की प्रक्रिया हो, एक्टिविटी हो, उसमें ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का होना इम्पॉर्टेंट है. लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, जिसको ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है. अब दीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन. दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इनको कंबाइंडली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है. So as we read through the story of Palampur, we will learn more about first 3 factors of production. इस पालमपुर गांव के कहानी के द्वारा हम पहले 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड, लेबर और कैपिटल के बारे में और बेहतर तरीके से समझेंगे. एंड फॉर कन्वीनियंस वी विल रिफ़र फिज़िकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर. यानी कि हम फिज़िकल कैपिटल को कैपिटल बोलकर भी इस चैप्टर में रिफ़र कर सकते हैं. फार्मिंग
इन पालमपुर। पालमपुर की कृषि कैसी है वो पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 सेज लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस कि यहाँ का जो मेन प्रोडक्शन का काम है वो फार्मिंग है, यानी मेन जो उत्पादन होता है वो कृषि से होता है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। इस गांव के जो भी वर्किंग पीपल हैं उनकी कुल 75% जो आबादी है वो फार्मिंग पर ही निर्भर है अपनी जीविका के लिए, जीवन यापन करने के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। सो आउट ऑफ दिस 75% पीपल, इनमें से कुछ खुद किसान हो सकते हैं जो स्वयं खेती करते हैं, या फिर कुछ फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं जो फार्म पर किसी के भी फील्ड पर मजदूरी करने का काम करते हैं और उनके अगेंस्ट में उनको पैसे मिलते हैं। The well-being of these people is closely related to production on the farms. So, जो लोगों की कुशलता है, वेल बीइंग है, वो फार्म के प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। किसी साल अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो उनको उस साल दिक्कत का जीवन बिताना पड़ता है, माइजरेबल हो जाती है उनकी लाइफ। लेकिन ऑन द अदर हैंड वी कैन से दैट इफ़ देयर the yield from the field is good, then they would be able to lead a better life. But remember that there is a basic constant in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. तो फार्म प्रोडक्शन में भी कुछ न कुछ रुकावटें आती रही हैं। लैंड एरिया जो है कल्टीवेशन के अंदर, कितना एरिया कल्टीवेशन में लिया जाएगा वो फिक्स है। Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. 1960 से अब तक इस विलेज के लैंड एरिया में कोई चेंज नहीं आया है, यानी कि जितना एरिया कल्टीवेशन में रहा वो अभी भी उतना ही है, एरिया को बढ़ाया नहीं गया है खेती के लिए। बट बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। कुछ वेस्टलैंड्स रहे होंगे, बंजर भूमि या खराब भूमि रही होगी गांव में, उस एरिया को भी कन्वर्ट कर दिया गया है कल्टिवेबल लैंड्स में, यानी उस पर भी अब कृषि की जा रही है, खेती की जा रही है। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. अब कोई स्कोप, कोई चांस नहीं है कि फार्म लैंड को और बढ़ाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत लाया जा सके, यानी लैंड एक्सपेंशन अब पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। Now let's have a look at the very first box given above and try to understand the standard unit of measuring land by yourself. And we'll have a discussion on it in the next class. Till then, do take care of yourself and thank you so much everyone.